तो दोस्तों आज हमारे पास स्वाति हैं और इनका इंटरव्यू है पीओ मेंस पीओ का। तो बेसिकली इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंडमली ऑन द स्पॉट कैसे आपको आंसर करना होता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। So, my name is Swati. I was born in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, and raised in Delhi. I completed my graduation in chemistry from MIT University, and I have done my senior secondary school education from Government Girls Senior Secondary School, and I have done my secondary school education from Sarvodaya Kanya Vidyalaya. Throughout my academic journey, I developed strong analytical skills through my majors in chemistry, and I also improved my communication skills through my other core subject that was communication and English. Other than academics, I like singing as a hobby. I believe this hobby helped me stay creative and persistent. And so one of my core qualities is that I believe I'm a very determined girl who is dedicated towards achieving her goals. That's all about my introduction, sir. टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। So I have a nuclear family. I have a brother. So I have a father and my mother. My father name is Satya Narayan. My mother name is Mrs. Kalyani. And so I have a elder brother whose name is Naveen. आपके फादर क्या करते हैं? So my father is working in a private job. इन प्राइवेट जॉब, ओके। सो Yes, sir. आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली के बारे में कुछ। सर मैं आ, बिलोंग करती हूँ आंध्र प्रदेश से, लेकिन मैं ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ सर। ओके। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? सर अमरावती। अमरावती है या फिर हैदराबाद है? सर अमरावती हैदराबाद पहले था, बाइफरकेशन से पहले। बाइफरकेशन के बाद तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। ओके। अमरावती को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कुछ फंडिंग कर रहे हैं, यस कितनी सर। फंडिंग है? सर करेंटली फर्स्ट फेज हुआ है, जहां पर वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन कुछ इन्वेस्ट किया है अमरावती में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $800 मिलियन इन्वेस्ट किया है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि यस सर। केमिस्ट्री केमिस्ट्री बैकग्राउंड आपका है तो आप फिर अपने कोर सेक्टर में क्यों नहीं, आप बैंक में क्यों आना चाहते हो? सर एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन जब हुआ था, सर मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ था क्योंकि मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में हाईएस्ट थे, अगर मैं कंपेयर करती हूँ 12th के रिजल्ट को। और सर मेरे मार्क्स को देख के ही मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि मैं केमिस्ट्री को एज अ ग्रेजुएशन डिग्री में परस्यू करूँ। सर लेकिन क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हुई थी लॉकडाउन के टाइम पर, और सर मेरा लेबोरेटरी वर्क में ज्यादा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में। लेबोरेटरी वर्क ना करने की वजह से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था केमिस्ट्री के टुवर्ड्स। सर फिर मैंने कई अदर करियर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और सर मैंने उस टाइम पर, क्योंकि मैं कई बार पापा के साथ बैंक जाया करती थी, तो सर मेरा इंटरेस्ट उसी फेज में डेवलप हुआ कि मैं अभी बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करूंगी सर। सो मेरा यही था पूरा। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है, ये ऐसे क्या पर्क्स एंड अलायंस है जिससे आपको बैंकिंग सेक्टर में मोटिवेशन मिला कि इसमें जॉब करनी चाहिए? सर आई बिलीव मेरे एनालिटिकल स्किल्स जो मैंने डेवलप किए थे अपने ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग, वो मुझे हेल्प करेंगे क्रेडिट एनालिसिस में। और सर मैंने एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करी है अपने ग्रेजुएशन के टाइम थ्रू माय मेजर, थ्रू वन ऑफ माय कोर सब्जेक्ट दैट वाज इंग्लिश कम्युनिकेशन। और सर मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी बैंकिंग सेक्टर में अपने दोनों स्किल्स का यूज करके, क्योंकि सर मेरा नेचर काफी फ्रेंडली है। मैं कस्टमर को अप्रोच कर सकती हूँ, मैं कस्टमर से कनेक्ट कर सकती हूँ। एक लॉन्ग टर्म मैं रिलेशनशिप मेंटेन करके चल सकती हूँ। और सर मैं अपनी कस्टमर सर्विस को और इम्प्रूव कर सकती हूँ इसके, अगर मैं अपने स्किल्स को यूज करूंगी बैंकिंग सेक्टर में। और सर अगर मैं
एक इंटरपर्सनल स्किल डेवलप, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करती हूँ कस्टमर के साथ। तो सर मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ जुड़ पाऊंगी। और सर ये मेरे बैंक, ये मेरे कस्टमर सर्विस के लिए ही नहीं बल्कि मेरे बैंक के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे बैंक की रेपुटेशन बढ़ेगी, क्योंकि अगर हमारी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी तभी हमारी बैंक की रेपुटेशन बढ़ती है। और सर मेरे एनालिटिकल स्किल्स मेरे क्रेडिट एनालिसिस, बैंक के क्रेडिट एनालिसिस में काम आ सकते हैं सर। आप एक वर्ड पर फोकस कर रहे हो, क्रेडिट एनालिसिस। यस सर। आपको पता है इसके लिए तो अलग से वैकेंसीज आती हैं, इसके लिए अलग से लोग बैंक में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एज अ बैंक पीओ कि आपको वो काम मिलता है यस बेसिकली। सर। तब तो वो जो आपका मोटिव है वो तो फिर नहीं हुआ ना फिर तो, क्योंकि उसके लिए तो अलग पोस्ट होती है। सर जी बोलिए। सर मुझे लगता है कि मैंने अपनी केमिस्ट्री में जितना मैंने सीखा है, मैंने एक्यूरेटली वर्क करना सीखा है, प्रिसीजन के साथ वर्क करना सीखा है, और डेटा एनालिसिस करने के बाद ही मैं कोई डिसीजन लेती हूँ। सर ये स्किल मेरे काम आएगी बैंकिंग सेक्टर में। और सर इसके अलावा मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी है जो बैंकिंग सेक्टर में वर्क कर सकती है। अच्छा, ठीक है। यस सर। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप दिल्ली यस से सर। बिलोंग करते हो, यस तो सर। दिल्ली में आप मुझे मतलब मतलब जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनका नाम क्या था? सर आई कुडंट रिकॉल राइट नाउ, लेकिन मैं इसको अपने इंफॉर्मेशन में अपडेट करना चाहूंगी सर, मैं बाद में अपडेट करूंगी खुद को इसमें। अच्छा, थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में कुछ बताइए। सर कुतुब मीनार वन ऑफ द प्लेस विच इज लिस्टेड इन यूनेस्को। और सर ये दिल्ली में सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है जो कि कितनी ऊंची, मुगल कितनी डायनेस्टी। ऊंची? सर मुझे हाइट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगी, मैं अपने आप को अपडेट करूंगी इसमें। दिल्ली में अभी इलेक्शन हुआ था, मतलब अभी नहीं, कुछ टाइम पहले हुआ था। यस सर। तो दिल्ली में टोटल कितनी विधानसभा सीट्स होती हैं? सर आई रीड अबाउट इट सर। अच्छा, ओके। अभी जैसे कुछ खबरें आती हैं हमारे पास कि जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डायरेक्टली नहीं कहती है, बट हाँ ऐसे कुछ आती है कि मतलब बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं यस इसके सर। बारे सर मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं तो फिर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ज्यादा वर्क करते हैं। और सर वो अपने ब्रांचेस ऐसे एरियाज में भी ओपन करते हैं जैसे कि रूरल एरियाज, जो कि सर्व करते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को। और सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्व करती है उन इंडिविजुअल को जिन तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाते हैं। में? अच्छा, बट अगर देखा जाए यस तो सर। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस जो सर। है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया छठवां ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसने 1 लाख सीआर का मार्केट कैपिटल ब्रीच किया। तो उसमें आप ध्यान यस से सर। देखेंगे तो उसमें रिलायंस नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे एच डी यस एफ सी सर। बैंक है, यस नंबर सर। 3 पर टीसीएस है मान लीजिए, नंबर 4 पे इंफोसिस है, नंबर 5 पे आईसीआईसीआई बैंक है, नंबर 6 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम बात यस करते हैं इन सर। टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटल, तो टॉप 6 में तो टॉप 3 बैंक है मान लीजिए, मतलब टॉप 6 में 3 बैंक हैं, और उस 3 में आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी नंबर मतलब एसबीआई से ऊपर है। तो अगर हम ऐसे देखा जाए तो मतलब जो डिमांड है मार्केट की राइट नाउ, या फिर फॉर एग्जांपल जो मार्केट कैप होना चाहिए, तो उसमें सरकारी बैंक तो थोड़ा पीछे है इसमें। तो आप क्या सोचते सर हैं? मार्केट कैपिटल, सर अगर हम मार्केट कैपिटल को कंपेयर करें, यस सर, हम कह सकते हैं कि एच डी एफ सी का ज्यादा मार्केट कैपिटल है और स्टेट बैंक का कम है। लेकिन हम्म। सर अगर हम डिविडेंड की पेमेंट की बात करें कि कौन ज्यादा गवर्नमेंट को डिविडेंड पे करता है, उस मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा अच्छे से डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट को, और कंट्री में डेवलपमेंट होती है और कंट्री में ग्रोथ भी होती है सर। चलिए, आपने एक पॉइंट रखा डिविडेंड के मामले में, तो क्या आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना डिविडेंड दिया था? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट सर। जब आपको ये पता नहीं तो अभी कैसे बोल सकते हो कि सरकारी बैंक डिविडेंड देते हैं ज़्यादा और प्राइवेट बैंक कम देते हैं? वैसे भी एक बात समझो, सरकारी बैंक है तो वो तो यस गवर्नमेंट को सर। देंगे, डिविडेंड देंगे, लेकिन इतना यस बड़ा सर। फंड नहीं होता कि देश में डेवलपमेंट इससे हो जाएगा। कितना होता है अगर आपने पढ़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है। यस सर। तो उससे क्या उतना बड़ा डेवलपमेंट थोड़ी ना होगा उससे, ये चीज़।
तो सिर्फ डिविडेंड के पॉइंट से देश का डेवलपमेंट होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा कि मतलब 2020 में मेगा मर्जर हुआ बैंकों का, और 12 बैंक रह गए। और अभी हम फिर सुनते हैं कि आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को मर्ज कर सकती है। तो मर्जर क्यों होता है, और इस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, मर्जर बेसिकली होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक तो पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है कि मर्जर से एनपीए का कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि अगर बैंक मर्ज होते हैं तो उनके मार्केट कैपिटल्स जितने भी हैं वो बढ़ जाते हैं, और उनका एनपीए कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। और सर, अगर मैं मर्जर की बात करूं सर, मुझे लगता है कि मर्जर नहीं होना चाहिए, इवन दो उनके कई बेनिफिट हैं। लेकिन सर, मेरा ओपिनियन है कि मर्जर नहीं होना चाहिए। और अभी आपने बोला कि मर्जर होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ये वहां मत बोल दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में कितनी लिमिट है एफडीआई की? यस सर, 20%। 20% है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये लिमिट आज से तो है नहीं, तो क्या जब यस सर। 2020 में मर्जर हुआ था तो क्या भारत सरकार ने लिमिट बढ़ाई थी क्या? कुछ नहीं बढ़ाई थी। नो सर, नहीं। मर्जर का एफडीआई से क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं है, पहली बात। ओके सर। दूसरी बात, आप बोल रहे हो एनपीए कैलकुलेशन इजी हो जाता है। नहीं, ये भी आंसर सही नहीं है। इस पर थोड़ा सा रिसर्च ओके। अच्छे से कीजिए, और अच्छे से कीजिए। ओके सर, आई रीड अबाउट इट और डेफिनेटली। मर्जर क्यों होता है, इसका इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक भी ठीक से पढ़िए। और मर्जर क्यों नहीं होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, तो वो भी ठीक से बताइए। ओके सर। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारी भारत सरकार जो है, तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए क्या रोड मैप तैयार कर रही है आगे? कुछ आपको लगता है तो उसका कुछ पॉइंट बताइए हमें। हम्म, या मैं सिंपल करता हूँ क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है, क्या आगे फ्यूचर है पीएसबी का, हमारी इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये बताइए। सर, मुझे अभी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं इसके बारे में रीड करूंगी सर। आपने जैसे एक अभी इवेंट हुआ था पीएसबी मंथन, आपने पढ़ा था? यस सर, पीएसबी मंथन के बारे में मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि टॉप 100 में, टॉप 25 में हमारे दो पब्लिक टॉप सेक्टर 20 में? बैंक्स आए। टॉप 20 में? यस सर, टॉप 20 में हमारे दो पब्लिक सेक्टर बैंक आए, जिनमें से अगर मैं बात करूं करेंटली हमारे बस दो ऐसे बैंक्स हैं जो कि टॉप 100 में आते हैं। 43rd पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 73rd पे है एचडीएफसी बैंक। तो सर, मैं ये कह सकती हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन गोल है कि हमारे एटलीस्ट दो पब्लिक सेक्टर बैंक टॉप 20 में हम लेके आए। ये वन ऑफ द आंसर हो गया, इसमें और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ओके। तो जब मैंने ये समझाया भी था आपको इंटरव्यूज के पहले क्लास में, या जब भी आपने मेरी बात सुनी होगी, आपको सारे यस आंसर सर। पता होते हैं, लेकिन हर पॉइंट को कहाँ पर यूज करना है वो आना चाहिए। और जिसको ये चीज़ यस आती सर, है वही इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके आता है। फिलहाल चलिए, डेफिनेटली सर। अब आपके एजुकेशन बैकग्राउंड की थोड़ी बात करते हैं। तो आपने केमिस्ट्री से पढ़ाई की है। जरा मुझे, एक यस होता है सर। फिटकरी, होती है फिटकरी, उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए मेरे को। सर, एलएम हम बोलते हैं, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हाँ हूँ जी इसका जी। केमिकल फॉर्मूला। सर, इसको अच्छा हम आपको, एलएम बोलते हैं, लेकिन मैं केमिकल फॉर्मूला भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। एक रूल था, आफ बाउ का रूल, नियम था आफ बाउ का रूल, सुना आपने? आफ बाउ रूल्स क्या होता है ये? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? इन्वेंटर कौन थे? किसने ढूंढा था मतलब? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, इसकी बेटा फिलहाल। कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे हम लोग जब थे ना, पढ़ते थे, तो हमने ट्रिक्स बनाई यस थी, सर। ईटा ईटा पे नाचो, ईटा पर यस सर। नाचो। तो ईटा, इलेक्ट्रॉन से, अब टा से नाम है इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन से रदरफोर्ड र से है, और नाचो का मतलब न्यूट्रॉन से तो ऐसे इस तरह से ट्रिक हमने बनाई थी। तो अभी ऐसी ट्रिक्स बना लीजिए। और मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, हाँ, इंटर के बाद, लेकिन यस मुझे सर। याद है। तो आपने कैसे पढ़ाई की कि आपको याद नहीं है सब चीज़ें? हाँ, तो सर, बहुत सिंपल। मुझे सर, मैंने बैंकिंग सेक्टर जब से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, 2022 से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री को दोबारा पढ़ा नहीं था। और सर, मैं अपने आप को अपडेट नहीं रख पाई उससे, लेकिन मैं अपने एक्चुअली आप को इसके अपडेट पीछे जरूर इसके रखूंगी। पीछे लॉजिक क्या होता है, देखिए।
ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में? जैसे ना आप फ्रेशर होते हो, तो जब एक यस ऑर्गेनाइजेशन को सर। आपको जज करना होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है, तो चूंकि जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा है, आपकी जगह पे कोई यस ऐसा सर। बंदा होता है या ऐसी बंदी होती है जो कहीं काम करके आए होते हैं, तो उस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है। अब चूंकि आप फ्रेशर्स होते हो, तो हम तो फिर आपको जज कैसे किया जाए? यस सर। तो आपके फिर इसीलिए एजुकेशन बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब आप वहां पे कैसे पढ़ाई करते थे। तो इससे आपका ओके सर। लेबोरियसनेस, आपका मतलब कमिटमेंट, ये सब जज हो जाता है। तो इसलिए एजुकेशन बैकग्राउंड को थोड़ा सा ध्यान से किया कीजिए, है ना। सिंपली क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते सर। हैं, बहुत डीप में नहीं पूछते हैं, बट ये इंप्रेशन खराब कर देगा इंटरव्यू में आपका। ओके सर। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि हमारे आपके पास ऐसे कौन से और स्किल्स हैं जो किसी और के पास शायद नहीं है, आपको हम सेलेक्ट करें इसलिए। सर आई बिलीव कि मेरे अंदर एक पेशेंस स्किल है, और दूसरा कि मैं एक बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ डिसिप्लिन की, मैं प्रीफेक्ट थी अपने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में और 11th क्लास में। और सर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैं 100% अटेंडेंस मेंटेन करने वाली स्टूडेंट में से रही हूँ। क्योंकि सर मैंने 6 से लेकर 12 तक हर क्लास में 100% अटेंडेंस मेंटेन करके मैंने चला है। तो सर ये बताता है कि मैं एक काफी डिसिप्लिन स्टूडेंट रही हूँ। और सर मैं एक डेडिकेटेड स्टूडेंट रही हूँ काफी। कोई अचीवमेंट है आपका? सर पर्टिकुलरली सर मैं डिबेट कंपटीशन में रह चुकी हूँ। और सर इसके अलावा मैंने मेंटल मैथ्स क्विज में भी पार्टिसिपेट किया था जब मैं 8th क्लास में थी। मैं जोनल लेवल तक गई थी सर उसमें। आपका एक अचीवमेंट ये भी तो है कि इस बार के आईबीपीएस पीओ में करीब 6-7 लाख बच्चे बैठे थे, यस सर। उसमें आपने प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, अभी आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो ये भी तो अचीवमेंट ही है ना अपने आप में। यस सर, ये भी मेरा तो एक इसे इसे अचीवमेंट ही बोलने है। में क्यों शर्म आती है? मतलब मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट से नहीं बोलते हैं। जब तक आप अपने बारे में श्योर नहीं हो, जब तक आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप सामने वाले के अंदर वो चीज़ भर नहीं पाएंगे फिर। यस सर। तो हाँ, अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हाँ, लेकिन आपका अचीवमेंट तो ये भी है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब बोलने का, वो आपके ऊपर ओके क्या सर। बोलना चाहो कि नहीं बोलना चाहो। इंटरव्यू में एक बात ध्यान देना हमेशा, सारे पॉइंट सही होते हैं, सारे पॉइंट गलत होते हैं, क्योंकि वहां पे 4 से 5 लोग बैठे होते हैं। आप हर एक इंसान को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। यस सर। लेकिन आप जिस तरीके से अपनी बातें रखते हो ना, वो तरीका बहुत मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बातें कैसे रख रहे हो। अगर आपको किसी ओके क्वेश्चन का सर। आंसर नहीं भी आता है, तो उसे आप किस तरह से बता रहे हो, या अगर आंसर आ रहा है तो किस, तो ये सब बड़ा मैटर करता है। आप लोग को लगता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन वो पूछेंगे बैंकिंग सेक्टर का, ये वो, आप परेशान रहते हो। सबसे बड़ा जो मतलब इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका पड़ता है कि आप जब रूम में एंट्री करते हो बेसिकली, तो आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका जेस्चर पॉस्चर क्या है, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी चाल ढाल, तो वहीं से इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। आप कितनी एनर्जी से बैठे हुए हो वहां पे इंटरव्यू में, आप उनकी कैसे बातें सुन रहे हो, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपका सबसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत लोग इतने नर्वस होते हैं, सिर्फ एक लोग से बात करते हैं, तो सबकी तरफ यस आपका सर। मतलब आप सबसे आंख मिला पा रहे हो कि नहीं मिला पा रहे हो, आपके चेहरे पर स्माइल है कि नहीं है, ये सब भी बड़ा फैक्टर होता है इंटरव्यू में। यस मैंने सर। अपनी लाइफ में बहुत इंटरव्यू दिए हुए हैं। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, जब मैं अपने एमबीए कर रहा था, ड्यूरिंग माय एमबीए मैंने बहुत इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर में दिए हुए हैं, इवन आईबीपीएस में। तो यस और सर। महादेव के आशीर्वाद से आज तक मैं रिजेक्ट नहीं हुआ कभी, क्योंकि आप समझ लो कि वो एक चीज होती है, अपने अंदर होती है, वो चीज हमने सीख ली कि इंटरव्यू में कैसे सामने वाले को आपको मोटिवेट करना है। तो ये सब भी ध्यान देना, अपनी पर्सनालिटी वनालिटी बहुत अच्छे से रखनी चाहिए हमें। अच्छा, अब यस मुझे सर। बताइए, अब मुझे आप बताइए, अ, हम लोग बैंक में, बैंक से जाकर कैसे पैसे, बैंक से अपने अकाउंट से कैसे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं हम लोग, क्या तरीके होते हैं? सर हम एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। और सर एक कैश स्लिप होती है जिसके थ्रू हम विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, एटीएम के थ्रू विड्रॉल, और कुछ? सर इसके अलावा चेक है एक मेथड जिसके थ्रू हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं सर। चलिए, मैं एक कंडीशन आपको देता हूँ, ठीक है? एक कंडीशन ओके। है, मान लीजिए आपको अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल विड्रॉल करने हैं, और अटेंडम यस करने सर। हैं, इमरजेंसी है। 10 लाख रुपए आप एटीएम से निकाल नहीं पाओगे, यस सर। और 10 लाख रुपए आप बैंक के विड्रॉल स्लिप से भी निकाल नहीं पाओगे।
उसकी लिमिट होती है, 1 लाख यस सर। रुपए लिमिट होती है उसकी। और आपके पास चेकबुक भी नहीं है, और आपको 10 लाख निकालने हैं, कैसे निकाल सकते हो आप फिर? सर इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ सर, मैं अपने आप को अपडेट करूंगी। इसे बोलते हैं लूज चेक बोलते हैं, लूज चेक। ओके। तो आप बैंक में ओके से सर। बात करोगे तो वो अपने बिहार पर एक चेक इशू करता है, उसे लूज चेक बोलते हैं, उसके थ्रू पैसा आप निकाल सकते हो। ओके सर। क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसका अकाउंट बैंक में खुल यस सकता सर। है? यस सर, सेविंग अकाउंट उसका खुल सकता है। उसके लिए एक इंडिविजुअल उनके साथ में होना चाहिए। और इसके लिए उनके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। मेल के लिए होता है लेफ्ट थंब, और फीमेल के लिए होता है राइट थंब इम्प्रेशन। इसका सेविंग अकाउंट नहीं खुल सकता है बैंक में? सर सेविंग अकाउंट जो कि मेंटली रिटार्ड होता है उनका सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं हम। और सर जिसका रेपुटेशन थोड़ा खराब हो उसका नहीं ओपन कर ये सकते कैसे आप हैं। पता करोगे इसका रेपुटेशन खराब है इसका? सर मैं करेक्ट वर्ड नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ इसका। इंसॉल्वेंट पर्सन, सॉरी मतलब, यस सर, हाँ, इंसॉल्वेंट पर्सन। पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट यस पर्सन सर। हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, यस गवर्नमेंट सर। डिपार्टमेंट्स हो गए। तो इन लोग का यस सेविंग सर। अकाउंट बैंक में नहीं खुलता है बेसिकली। ओके सर। अब मुझे आप बताइए कि ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, और वॉस्ट्रो अकाउंट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल इतना क्यों एम्फेसिस कर रहा है? सर वॉस्ट्रो अकाउंट जब एक फॉरेन फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में आके इंडियन करेंसी में ही अकाउंट खोलता है, उसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? सर इससे शायद सर मैं अभी गेस कर सकती हूँ। बताइए बताइए। सर इससे फॉरेन करेंसी बढ़ती है, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ता है इस वजह से। क्योंकि आईएनआर के बदले जो जो भी फॉरेन बैंक अपना ओपन करता है वॉस्ट्रो अकाउंट अकाउंट का, वॉस्ट्रो वो। अकाउंट का मतलब होता है फॉरेन बैंक का आपके बैंक में अकाउंट। यस सर। ठीक। इससे विदेशी मुद्रा नहीं बढ़ती है, इससे जैसे जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रशिया और इंडिया का ट्रेड, जो रूबल में होता है और रुपीज में होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए एम्फेसाइज कर रही है बिकॉज हमें रुपीज को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है ट्रांजैक्शंस में बेसिकली। तो जहाँ ओके पे हम सर। नहीं चाहते कि डॉलर का ट्रेड हमारा हो, तो जैसे इससे फायदा क्या होता है, जैसे रशिया के बैंक्स हैं तो उनका अकाउंट भारतीय बैंकों में है ना? तो होता क्या है, यस सर। होता ये जैसे मान लीजिए हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, तो हमें उन्हें पेमेंट नहीं करना है, बल्कि जो उनके बैंक अकाउंट इंडिया में है ना वॉस्ट्रो में, तो वहां पैसा हम दे देते हैं, रुपीज में दे देते हैं वहां पर हम। ओके सर। ठीक। सर बेसिकली रुपीज में ट्रांजैक्शंस बढ़ाना है। लोकल करेंसी आप बोलना, लो रुपीज नहीं, लोकल यस करेंसी। सर, लोकल करेंसी। तो ये फायदे इससे ओके होते सर। हैं। अच्छा। अच्छा, अमेरिका ने जब टैरिफ लगाई है हमारे ऊपर, तो हमारे कुछ सेक्टर्स में गिरावट तो आई है। तो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू मतलब ये हम प्रयास कर रहे हैं कि इम्पैक्ट ना पड़े? सरकार की योजना के बारे में बताइए इसमें। सर पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। नहीं, वो सब तो है, लेकिन वो सब बेसिकली देश को डोमेस्टिक लेवल पे मतलब यस सर। मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए है। मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि जो डिप हुआ है, तो इन सेक्टर्स को बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट सर। आज मैंने सर क्लास मुझे ली है प्रोडक्शन। आज मैंने क्लास ली गवर्नमेंट स्कीम की। उसमें ओके आप सर। जाना, क्लास में देखना, तो उसमें मैंने एक स्कीम पढ़ाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि 45,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें एक आपका 20,000 करोड़ रुपए जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के लिए दिया गया, और करीब 25,000 करोड़ रुपए जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, निर्यात वृद्धि। एक बार देखना स्कीम, तो उसमें पूरा मैंने पढ़ाया हुआ अच्छे से। ओके सर। अच्छा। ओके सर। अब मुझे एक क्वेश्चन लास्ट बताइए। जैसे जो बोरोवर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस बोरोवर होते हैं, उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्या रूल्स चेंज किए हैं? सर सबसे पहले रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर लोन्स, अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड बोरोअर है उसके लिए लोन का रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और दूसरा एक बल्क डिपॉजिट का उनको ऑप्शन मिलता है कि अगर वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे तो उनको एक बल्क डिपॉजिट का ऑप्शन दिया जाएगा। बल्क और डिपॉजिट का सर ऑप्शन? अगर बल्क डिपॉजिट का ऑप्शन?
सर मतलब बल्क डिपॉजिट उनको अलाउ किया जाएगा कि वो एक साथ वो अरे पे वो कर बंदा पाए खुद अपना ही एनपीए नाम में, वो से। कहाँ से जमा करेगा पैसा? बल्क डिपॉजिट क्या होता है जी? बैलून पेमेंट क्या होता है? सर सॉरी सर। बैलून पेमेंट क्या होता है? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। हेयर कट क्या होता है? हेयर कट, बैंकिंग सेक्टर में हेयर कट। सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू एंड करते हैं। तो पहले मुझे आप बताइए थैंक यू कैसा सर। इंटरव्यू देकर कैसा लगा? Sir, I'm feeling confident right now, and I feel that I should update myself in certain sector like chemistry basics and government schemes basics. So I'll update myself about it. और सर, और मैं बाकी चीज़ों पर भी वर्क करना चाहूंगी, जैसे बैंकिंग इंफॉर्मेशन और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड, और करंट अफेयर्स से भी मैं अपने आप को अपडेट करूंगी। मेरा यही रिव्यू है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ है इस वक्त। और सर मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को और अपडेट करूंगी तो फिर मैं और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी इंटरव्यू में। चलिए अब मेरा फीडबैक ले लीजिए। हाँ, यस सर। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन थैंक यू इंट्रोडक्शन सर। में बहुत सारी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है कि आपके मतलब हमने आपसे पूछा नहीं कि मेरा स्किल क्या है, उसे जबरदस्ती बताने की जरूरत नहीं है ओके आपको। सर। ओके सर। अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा छोटा रखिए, थोड़ा सा। ठीक है? डेफिनेटली। क्योंकि जैसे क्या होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं, अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में सारी बातें बोल दी ना तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो वहीं से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, और आपको वो आपकी पर्सनालिटी में इतना फंसा देगा कि फिर ना वो आगे जज नहीं करेगा आपको कि आपको कितनी नॉलेज है बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर की क्या। वो आपसे आपके उसी पे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, फिर इंटरव्यू खत्म कर देंगे। तो मुझे यस लगता है सर। कि फिर आप एक चांस वहाँ पे खोते हो। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके अंदर क्या स्किल है, वो मैंने बाद में पूछा आपसे, तो वो आंसर आप वहाँ पे यस दे सर। सकते हो बेसिकली कि ये स्किल मेरे अंदर है बेसिकली। अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी। और मैंने एक बात और बोली है कि कोई आंसर गलत नहीं होता, उससे अगर आप जस्टिफाई कर ले गए तो अच्छी बात है, फिर वहीं पे अच्छी बात है। अगर आप फंसते नहीं हो यस तो सर। वहाँ पे ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आपकी, है आपका जेस्चर पोस्चर अच्छा है, आपका पर्सनालिटी का मूवमेंट अच्छा है। आप शेक नहीं कर रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, प्रॉपर चेहरे पे स्माइल बनी हुई है। और सर मैंने सारा आपसे ही पढ़ा है, तो फिर इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आंसर गिविंग में। मैंने 2-3 साल से बस आपको ही फॉलो किया है हर चीज में। बैंकिंग से मैंने स्टार्ट किया था, आपके बैंकिंग अवेयरनेस से, फिर मैंने जी, आपके करंट अफेयर्स को फॉलो किया था। मैं सारी ही क्लासेस आपकी ही फॉलो करती हूँ। ये बात है कि मैं रिटेन नहीं कर पाती हूँ कई चीजों को, तो हाँ, सर इस वजह से मैं यहाँ पर लैक करती हूँ। लेकिन मैंने हर एक क्लासेस मैंने आपकी अटेंड करी है, चाहे वो करंट अफेयर हो या बैंकिंग अवेयरनेस हो। हर एक क्लासेस मैंने सिर्फ आपसे ही सीखा है, जो भी सीखा है। इसलिए सर मुझे लगता है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में। सर ये एक रीजन है, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ सर। चलो बहुत बढ़िया, आई विश कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और थैंक आंसर यू देने की सर। जल्दीबाजी नहीं होती है। जैसे मैंने तुमसे ओके क्वेश्चन सर। पूछा अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कुछ चेंज किया, तुमको पता है वो चीज़। यस सर। लेकिन अब क्या है ना कि जल्दीबाजी में तुमने हौच पौच कर दिया उसे थोड़ा सा। तो पहले अपने, जब वो क्वेश्चन पूछ देखो, एक जैसे हम मैंने क्या बोला तुमसे कि मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया, पता क्यों? जब वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं ना, आधा क्वेश्चन जब आता है मेरे पास, मेरे माइंड में तभी उसका आंसर बनना शुरू हो जाता है, फ्रेम होना। तो ये मेरे अंदर थोड़ा सा है कि मैं तेजी से सोच लेता हूँ उसके बारे में। तो यस सर। क्वेश्चन क्या आपके सामने आ रहा है उसमें ही ना, उस पर काम करना शुरू कर दो थोड़ा सा, कि मतलब अपने मन में ही आंसर बनाना शुरू कर दो, और थोड़ा सा पॉज लेकर आंसर दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है? और जो ओके व्यूअर्स ये सर। वीडियो देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे इसने शुरुआत इंग्लिश में की थी, लेकिन मैं बीच में हिंदी में आ गया, क्योंकि लैंग्वेज कोई बार नहीं होता है, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसमें आंसर दे सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, और हम एक फ्यूचर थैंक यू बैंकर को, सर। हम फ्यूचर एक बैंकर को देख रहे हैं। और ये थैंक यू बड़ी सर। अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए भी कि भाई आपको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। आई विश कि आपका सिलेक्शन हो, आप मिठाई भेजें, और फिर हम लोग आपसे इंटरव्यू करेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी करेंगे। ठीक है साक्षी? थैंक यू सो मच सर। ओके सर ओके, थैंक गॉड यू ब्लेस सो यू, मच महादेव सर। ब्लेस यू, हाँ, ऑल दी बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।